नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी शासित महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ एक पुराना लोहे का पुल आज अचानक टूटकर गिर गया। यह घटना कुंडमाला में हुई है, जहां मानसून में पर्यटकों की यानी टूरिस्टों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुल गिरने से कई लोग बह गए। बचाव कार्य जारी है और सरकार ने अब तक मरने वालों की संख्या 2 बताई है, लेकिन असल संख्या बाद में पता चलेगी और अगर असल संख्या पता चल गई तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इधर आज ही सुबह सुबह बीजेपी शासित उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट समेत सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। यहां पर दोनों बीजेपी शासित राज्य, स्पेशली क्यों बोल रहा हूं, आज ये 2 बड़ी घटनाएं जो हैं दोनों बीजेपी शासित राज्यों की है। एक उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा, इससे पहले की एक घटना आपने देख लिया है, अहमदाबाद की घटना, वो भी बीजेपी शासित गुजरात है। लेकिन यहां बीजेपी शासित इसलिए खास तौर पर याद दिला रहा हूं क्योंकि देखना होगा कि अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री इन घटनाओं के बारे में केंद्र सरकार को क्या कहते हैं। क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, एक्सीडेंट्स रोके नहीं जा सकते। अभी 3 दिन पहले जो घटना 12 तारीख को घटी अहमदाबाद में, एयर इंडिया प्लेन क्रैश वाली घटना, उसके बाद अमित शाह ने यह बात कही थी। जब आम लोगों की जान बचाने पर सरकार ने ही हाथ खड़े कर लिए हैं, तो जनता अब किसके पास जाकर अपनी पीड़ा कहे। वैसे आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इससे पहले 8 मई को ऐसे ही क्रैश में 6 लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते 7 जून को ही रुद्रप्रयाग में सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। वहीं मई में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उत्तराखंड में ही, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ था, किसी की जान नहीं गई थी। तो लगभग 1.25 महीने में कम से कम 5 हवाई दुर्घटनाएं अकेले उत्तराखंड में हो गई। दरअसल अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने का चलन भी बढ़ा है। बाकी इसके नियम कानून सख्त क्यों नहीं हैं? खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने की इजाजत क्यों मिल रही है? और इन विमानों के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको कौन देखता है, कौन जांच परख करता है? ये सारी चीजें जो हैं, ऐसे सवालों का अब कोई मतलब शायद नहीं है। हालांकि सवाल फिर भी उठ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर बेहद पीड़ादायक है। पायलट समेत 7 यात्रियों की मृत्यु हुई है। पीड़ितों के परिवारजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों को भगवान शक्ति प्रदान करें। पिछले 6 हफ्तों में यह 5वां ऐसा हेलीकॉप्टर हादसा है। इन हादसों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार से अपील है कि इन हादसों की जांच हो और सही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। देश में हो रहे ऐसे हादसे वाकई अब डराने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि हादसों के बाद अब जिम्मेदारी तय करने का चलन ही लगभग खत्म किया जा रहा है। और उधर दुनिया में भी यही हाल है। दुनिया के हाल अगर देखे जाएं तो दुनिया के हाल बहुत बुरे हो रहे हैं। इजराइल, और ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर दरअसल पुणे की है, जिसकी शुरुआत में पुणे में ये लोहे का पुल जो गिर गया। 100 से ज्यादा लोग इस पुल पर थे और यहां इंद्रायणी नदी और यहां पर ये ब्रिज, और कितने लोग मरे हैं अभी तक इसका पूरा पता नहीं है। 2 लोगों की बात सरकार ने कही है और शुरुआती जो बात कही जा रही थी कि 15 से 20 लोग जो हैं वो बह गए हैं। देखते हैं क्या कुछ आता है। लेकिन चले जरा आपको ईरान और इजराइल की बात करते हैं, उसकी बात बताता हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग में अब अमेरिका का दखल दिखाई देने लगा है। इजराइल चाहता ही है कि इस जंग में अमेरिका शामिल हो ताकि उसे ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्थल खत्म करने में मदद मिले। वहीं ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर ईरान ने इजराइल की मदद कर रहे देशों को चेतावनी दे दी है कि ऐसा करके वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और जिसमें ईरान ने अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, इन तमाम राज्यों को साफ साफ ईरान ने चेतावनी दे दी है कि आप अगर मदद करेंगे इजराइल की तो फिर यह ठीक नहीं होगा। वहीं रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि रूस कह रहा है कि मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूं, मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। चीन खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। अब पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी देशों को एकजुट होने की अपील कर दी है।
यानी दुनिया में एक बार फिर दो गुट बनते हुए दिख रहे हैं और मोदी को अब शायद समझ आएगा कि गुट निरपेक्षता से हटने का कैसा अंजाम होता है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इजराइल पर ईरान के हमलों में अडानी को नुकसान होता दिख रहा है। जी हां, इजराइल ईरान हमला और अडानी कहां से आ गए। खासकर हाइफा पोर्ट को लेकर चिंताएं अडानी की बढ़ गई हैं। हाइफा पोर्ट इजराइल जहां गए थे नरेंद्र मोदी और समुद्र के किनारे दोनों, आपको याद होगा इसके पहले वाले टर्म में, 2019 वाले टर्म में, खैर याद नहीं होगा तो कभी देख लीजिएगा, लेकिन हाइफा पोर्ट को लेकर चिंता है अडानी को। ऐसे में मोदी के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वो ईरान को संभालें या अडानी का नुकसान देखें। मोदी तो आज साइप्रस पहुंच गए हैं, फिर वो कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। 5 दिनों की यात्रा में नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के लिए साइप्रस पहुंचे हैं, उसके बाद 2 दिन के लिए कनाडा जाएंगे, फिर क्रोएशिया और 19 तारीख को वापस आएंगे। साइप्रस में मोदी मोदी शुरू हो गया है। जैसे ही पहुंचे मोदी 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 चिल्ला रहे थे लोग, जैसे चिल्लाते हैं, और सरकार और खासकर मोदी जी इसमें खुश हैं। लेकिन सरकार की खुशी में देश को क्या फायदा मिल रहा है, ये सोचने की बात है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी समेत 66 भारतीय कारोबारियों के पास इसी साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट है। यह जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। जिस साइप्रस में नरेंद्र मोदी गए हैं, इसी साइप्रस के 66 भारतीय कारोबारी हैं इस साइप्रस में, जिसके पास साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट है। दरअसल 2007 में साइप्रस ने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता प्रदान करने की सुविधा देने के लिए यह योजना शुरू की थी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। लेकिन 2020 में इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र और पीईपी का मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इन लोगों के लिए ये लोग जो हैं इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे इस गोल्डन पासपोर्ट का। खैर, आज न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी 3 देशों की यात्रा से देश को अब क्या हासिल करेंगे, क्या देने वाले हैं मोदी की जो ये 3 देशों की यात्रा है, देश क्या हासिल करेगा, ये सीधे शब्दों में कहें तो। और देश में हो रही दुर्घटनाओं पर क्या बदलेगा सरकार का रवैया, ये भी हम समझेंगे। लेकिन दुर्घटनाओं की बात पहले करेंगे और उसके बाद फिर साइप्रस की बात भी करेंगे। नरेंद्र मोदी देखिए उतर रहे हैं स्विस पोर्ट का लगा हुआ, और उसके अलावा जरा इजराइल और इराक की बात, माफी चाहूंगा, इजराइल और ईरान की बात भी करेंगे। तो ये सारी बातें, लेकिन दुर्घटना, और आखिर ये जून का महीना दुर्घटनाओं का महीना होने वाला है क्या, ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा जल्दी से स्क्रीन पर देखिए 4 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रेम कुमार जी हैं और जयशंकर गुप्त जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। शाम को खबर आ गई पुणे की, सुबह खबर आई रुद्रप्रयाग की, और 4 धाम यात्रा उधर चल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश, पुल गिरना, उससे पहले एयर इंडिया का विमान गिरना, आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये हमको आपको ही ये सवाल करना होगा, हमको आपको ही इसका जवाब भी ढूंढना होगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि एक्सीडेंट्स को हम रोक नहीं सकते, दुर्घटनाएं होंगी उसको हम रोक नहीं सकते। क्या माना जाए? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जिनको हम लोग दुर्घटना कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो दुर्घटना है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण, बात यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, इस सवाल से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ समय पहले हम देख रहे थे लगातार पुल गिर रहे थे, और वो पुल का गिरना भी, उसमें मान लीजिए लोग की मृत्यु हो या ना हो, ये अलग बात थी, लेकिन पुल जब गिर रहे थे तो किसी न किसी दुर्घटना में लोगों की भी मृत्यु हो सकती थी, जो आज ताजा उदाहरण पुणे में आया है। ये पुणे की घटना, इसकी बुनियाद तो पहले से पड़ी हुई है। हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि लगातार पुल गिर रहे हैं। तो ये पुल क्यों गिर रहे हैं, इसके कारणों में हम कभी जाएंगे ही नहीं अगर अमित शाह जी की बात पर यकीन करेंगे कि ये दुर्घटनाएं तो होंगी, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो इसीलिए वो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं। अब हवाई दुर्घटना की बात ले लीजिए भाई, इतनी बड़ी, सबसे बड़ी हाल फिलहाल में जो घटना घटी हवाई
गुजरात में, उस पर चर्चा रोज हो रही है। अहमदाबाद में एक प्लेन किस तरह से गिरा और फ्यूएल उसको मिला कि नहीं मिला, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, लेकिन कोई ना कोई थ्योरी तो है जो जिस वजह से ये घटना घटी। तो वो क्या आपदा है, वो क्या एक्सीडेंट है, वो क्या दैवीय संजोग है, या आपदा को भी माना जाता है कुदरती, क्या वो कुदरती है? तो हमें नहीं लगता कि वो कुदरती हैं। लेकिन हमें और आपके लगने से क्या होगा? अमित शाह जी को क्या लगता है, ये महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी कब मानेंगे कि ये इसमें कोई बड़ी लापरवाही है? तो ये लापरवाही तो पहले माननी पड़ेगी, तब उसको जानना समझना होगा, जिम्मेदारी तय करनी होगी। और जिम्मेदारी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आप नाकाबिल है, आपको जी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट्स पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये चार धाम यात्रा इतनी महत्वपूर्ण, और चार धाम यात्रा में इस हाल फिलहाल में हमने अभी प्रियंका गांधी का ट्वीट भी देखा, ये 5 से 6 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हवाई दुर्घटना। तो ये सब के सब क्या ऐसी दुर्घटनाएं जो टाली ही नहीं जा सकती, जिसको रोका ही नहीं जा सकता, ये तो होना ही था। तो इसमें ये बात अमित शाह जी को बतानी पड़ेगी कि ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी कि नहीं रोकी जा सकती थी। तो ये तब होगा जब इसके कारणों को जाना जाएगा। और ये तो इंसिडेंट्स वो हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स तो हमारी नजरों में नहीं आते, छोटी छोटी घटनाएं देश भर में होती हैं। अगर उन छोटी घटनाओं से ही अगर सीखा जाए, अभी जैसे विमान दुर्घटना हो रही है, तो हम अगर ये पता लगाते हैं क्या वहां समुचित मैन पावर है, क्या वहां रख रखाव ठीक ढंग से हो रहा है, तो इन पैमानों पर हम पूरे विमान पत्तन जो है, विमान की जो देख रेख करने वाली समिति है, वो रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रही है। उनकी जरूरत है लेकिन उसको रिक्रूट नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज्ड जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम आदमी भुगत रहा है। तो ये हम ये भी देख रहे हैं, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ एयर इंडिया का, उसके बाद से ये घटनाएं ज्यादा घटी। हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने कुर्सी दिखाई कि देखो हम टूटी कुर्सी पर बैठे हैं। हमने विजुअल्स देखे कि बारिश हो रही है, इस तरह के हालात है, अंदर में पानी गिर रहा है, टपक रहा है। तो ये जो सबके सामने में है, आंखों के सामने में है दुर्व्यवस्था। और अब लोग हवाई जहाज पे चढ़ करके भी अपनी जिंदगी की कामना कर रहे हैं, ईश्वर भरोसे, भगवान भरोसे है कि हम बच जाएं, हम किसी तरह सकुशल पहुंच जाएं। तो ये केवल हवाई जहाज की स्थिति नहीं है राजीव जी, ये पूरे देश की स्थिति है, भगवान भरोसे है। हर क्षेत्र में ये भगवान भरोसे चल रहा है। हमारी विदेश नीति की भी आपने चर्चा की, वो भी भगवान भरोसे है जी। अभी कुछ समय पहले हम लोग ये मान रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक नरेंद्र मोदी के विरोध में जो पूरी दुनिया में वातावरण है, क्योंकि ये हेट पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम करते हैं, तो उन मुस्लिम कंट्रीज को जो कि चाइना के साथ गठजोड़ कर रहा था, उसको डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ लाएं और नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करें, भारत को बेइज्जत करें, तो पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री जो उनका साथ देगा। लेकिन आज इजराइल ने उस स्थिति को पलट दिया है, ये भी मानिए। वो डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है उसका नतीजा है कि आज मुस्लिम कंट्रीज एक बार फिर से चाइना के साथ में एक नए गठजोड़ में है। और ये एक अलग किस्सा है, लेकिन सत्य का तो एक पक्ष होगा ना। इजराइल को क्या अधिकार है दुनिया से परमाणु अस्त्र हटाने का? तुम कौन हो भाई, दादा हो क्या? तुम परमाणु अस्त्र हटाओगे दुनिया से? ईरान को बेवजह हमला कर रहे हैं। तो इस पर हमारा एक स्टेक होना चाहिए, हमारा एक कॉल होना चाहिए। भाई यूएन में जब वोटिंग होती है, फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, तो हम चुप हो जाते हैं। मानवीय स्तर पर भी हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, वोटिंग से आउट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से हमने देखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जब डिसीजन लेने का समय था, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी जी एब्सटेन करा दिए भारत को, भारत एब्सटेन कर गया था। तो महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत स्टैंड नहीं ले रहा है, ये भी एक तरह की आपदा है, ये भी एक तरह का वैसी ही स्थिति है कि भगवान भरोसे देश चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए,
विदेश नीति, के जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं। मणिपुर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है ना भाई। हमारा बीजेपी का नेता कह रहा है कि देश में गृह युद्ध चल रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गृह युद्ध करा रहे हैं। तो सब कुछ स्पष्ट है और वो ये है कि हमारी सरकार जो है अकाउंटेबिलिटी को तय नहीं करती है और सब कुछ दूसरों के मत्थे वो छोड़ देती है। ये सार यही है। सवाल जहां से हमने शुरू की थी वो वही सवाल बनता है कि आप पहचानिए कि घटना क्यों घटी, कौन है जिम्मेदार, और जिम्मेदारी लेंगे तो आप सबसे पहले इस्तीफा देने वाले योग्य व्यक्ति होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। आखिर एक्सीडेंट्स या ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ये कह देने मात्र से जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ रहे हैं या सचमुच आप जो कह रहे हैं वो सही है? दूसरी बात, जो घटनाएं, और उसमें भी अभी हमने देख लिया अहमदाबाद में जो घटना, ये पूरी दुनिया में इस ढंग की घटना शायद ही, मतलब अनोखी घटना है ये। लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी शासित राज्य गुजरात, बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र, बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड, ये सब बीजेपी शासित राज्य हैं और दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस शासित राज्य या गैर बीजेपी शासित राज्य तमिलनाडु में दुर्घटना नहीं होती होगी या केरल में कोई दुर्घटना नहीं हुई, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि चुप्पी क्यों साध लेते हैं फिर वही लोग जिनको इस पर आवाज उठानी चाहिए? मत उठाइए आवाज, कम से कम इतना तो कीजिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। अगर वो पुल जो पुणे में आज दुर्घटना हुई है, वो पुल कहा जा रहा था कि ये पुल जो है इससे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई थी, तो पैदल लोग वहां क्या कर रहे थे, क्यों गए थे भाई? देखने के लिए। अगर मानसून में वो नदी के जल बहाव को देखना है, वहां की सुंदरता को देखना है, तो आप किनारे रह के भी देख सकते थे। किसने कह दिया कि आप पुल पे चढ़ के देखिए? और इसके लिए प्रशासन कहेगा या आम जनता? और अगर प्रशासन नहीं कह रहा है और ऐसी लापरवाही से यह दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? जो मर गया वो, उसका परिजन या सरकार? सवाल यही है। जयशंकर जी, जरा इस पे आपसे आपकी टिप्पणी, आपकी बात। राजीव जी, पता चला है कि जो इंद्रायणी नदी पर पुराना पुल जो ढह गया है, गिर गया है, उसे पिछले साल ही 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार उसका किया गया था। तो पैसा कहाँ गया? दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह जी का जो बयान है कि दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अहमदाबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई, उनके परिवार बिछुड़ गए, कितनी बहनों बेटियों के सिंदूर धुल गए। ऐसे माहौल में हमारे प्रधानमंत्री जब साइप्रस जा रहे हैं तो उनके चेहरे की चमक देख के बताइए, क्या लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं? इन घटनाओं के प्रति उनकी मन में भी कोई संवेदना है? साइप्रस पहुंचने के बाद ये देखिए, साइप्रस उतर रहे हैं और देखिए कैसे हंसते मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा कोई कह सकता है क्या कि हमारे देश में इतनी बड़ी विमान दुर्घटना हुई है या पुल ढह जाने से इतने लोग मारे गए हैं? अभी तक जो 2 लोगों की बात तो देवेंद्र फडणवीस ने कही है मरने की, लेकिन जो सुनील सेलके वहाँ के विधायक हैं, उनका कहना है 7 लोगों की लाशें मिल गई हैं और अभी लाशें मतलब लोग लापता हैं, उनकी खोज हो रही है। तो कितने का आंकड़ा जाएगा पता नहीं। हो सकता है कि एक दिन में एक लाशें बताएंगे। ये लोग, एक ये भी तरीका है ना शासन प्रशासन का कि एक साथ बताने पे लगता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना है और 10 दिन लगातार एक एक करके बताने से लगता है कि दुर्घटना छोटी है। लेकिन खैर जो भी है, जो सच तो सामने आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, भाजपा के लोग या जिम्मेदार पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया हमेशा आज कि दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, कौन उसको रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में कलकत्ता में जब फ्लाईओवर गिरा था तब क्या कहा था? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ईश्वर का संदेश है कि बंगाल के लोगों, तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति पाओ, ये ईश्वर का संदेश है। तो हम क्या पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि क्या ईश्वर का संदेश है कि गुजरात में भाजपा की सरकार से मुक्ति पाओ? क्या बाबा केदारनाथ का संदेश है
कि उत्तराखंड में भाजपा की पुष्कर धामी की सरकार से मुक्ति पाओ? क्या देश के लिए हमारे देवताओं या ईश्वर का यह संदेश है कि भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार से मुक्ति पाओ? अगर कलकत्ता में कही गई बात मोदी जी की सच हो सकती है, तो आज की परिस्थितियों में वही बात क्यों नहीं सच हो सकती है? जी। फ्रॉड तो दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। जिस तरह से विमानों की देखभाल नहीं करना, उनकी, जैसे हम तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कवर करते रहे हैं, हम लोग को ले जाकर के हैंगर्स वगैरह में दिखाते थे लोग कैसे कैसे मेंटेन हो रहा है। अभी जब से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, निजीकरण हो गया है, निजी विमान कंपनियों की कोशिश होती है कि जितना जल्दी एक ही जहाज को दौड़ा सकते हो, एक ही पायलट को दौड़ा सकते हो, उतना उसका दोहन कर लो। अब उसकी, भाई जब सवाल है कि 1 मिनट के अंदर कोलैप्स हो गया, जब प्लेन क्रैश कर गया, तो उसके पहले क्या उसकी जांच परख नहीं की गई थी कि ये उड़ान भरने के योग्य है कि नहीं है विमान, या उसमें फ्यूल पर्याप्त है कि नहीं है, या उसका गियर बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी। ये सारी चीजें जब तक तकनीकी रूप से जांच करके नहीं हो जाती है, तब तक तो नहीं उड़ान भरता है। तो इसमें क्या गड़बड़ी हुई है? भाई आप ये कहते कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये कह देना कि मतलब दुर्घटना होती है, मतलब ईश्वर की इच्छा है, हो गई तो हो गई। तो ये तो मतलब इतनी गैर जिम्मेदार बात। और चूंकि इन सारी घटनाओं में हमारे गृह मंत्री कहीं ना कहीं से जवाबदेह बनते हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि आपके गृह राज्य में हो रहा, आपके देश में आपके गृह मंत्री रहते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विमान दुर्घटना तो ठीक है, विमान जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिरा, उन डॉक्टर बेचारों का, नर्सों का, वहाँ जो खाना खा रहे थे लोग, लंच कर रहे थे लोग, उनका क्या था? उनकी जान कैसे चली गई? इसके बारे में आप ये सब बातें करनी चाहिए थी, वो ना करके ये कह देना कि साहब दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। मतलब इससे गैर जिम्मेदार कोई बयान किसी देश के गृह मंत्री का नहीं हो सकता है। और मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर मोदी जी की बात कलकत्ता में सही थी, तो भाजपा के लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि भाई उत्तराखंड में अभी आप ही के हमारे देश बंधु, ये जो डीवी लाइव पर ही दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोई निर्माणाधीन पुल गिर गया है। बिहार में तो एक श्रृंखला ही चल गई थी, मतलब भ्रष्टाचार के पुल उनका नाम ही हो गया था कि आए दिन न कोई पुल गिर रहा था, और पथ निर्माण मंत्री इन्हीं के लोगों के पास था। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसमें यही है कि एक तो जांच कराई जाए, विमान दुर्घटना से लेके हेलीकॉप्टर दुर्घटना, बार बार क्यों बाबा केदारनाथ के यहाँ जाते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जा रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी है, कहीं कुछ उसमें खामी रह जा रही है, क्या प्रॉब्लम है? कोई तो होगी ना भाई। कब तक जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, अपनी जान देने नहीं जा रहे हैं वो, और मान के चल रहे हैं कि भाई हम पैदल नहीं चढ़ पाएंगे, इतनी लंबी चढ़ाई नहीं हो पाएगी, कांवड़ियों के ऊपर किसी के ऊपर सर पे सवार होकर नहीं जाएंगे, चलो कुछ पैसे खर्च करके हम हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो रही, तो अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जांच पूरी, मुकम्मल जांच पूरी होने की व्यवस्था करनी चाहिए कि चाहे वो अहमदाबाद का विमान दुर्घटना हो, या उत्तराखंड में हुई हो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई हो, या जो पुल गिरा है इंद्रायणी नदी पे, उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या यह सही है कि 1 साल पहले 10 करोड़ रुपए की लागत से उसका जीर्णोद्धार हुआ था जी, कहाँ गया वो पैसा, कैसे हुआ था? ये सारी बातें एक सवाल हैं। मेरे ख्याल से जब हम दूसरी बार बात करेंगे तब हम लोग जो ईरान इजराइल और चूंकि आप ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप गए भी थे वहां, तो इसलिए भी जरा आपसे और समझना चाहूंगा ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट में आखिर भारत कहां खड़ा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे अगले राउंड में जब आपके पास आऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं जरा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, और फिर संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं दुर्घटनाओं पर दुर्घटना, और आखिर अगर ऐसी, और लगातार पिछले 1.25 महीने में 6 हफ्ते में अगर सिर्फ उत्तराखंड में अगर 5 से ज्यादा, ये 6वां हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जाए, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है? राजीव जी, असल में ये एक तरीके से कहा जाए, ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं और उसके ऊपर जो हमारे गृह मंत्री का वक्तव्य है, ये असल में संकेत है, और बल्कि एक तरह से मुनादी है गृह मंत्री की तरफ से कि भाई ये दुर्घटनाएं तो ऐसी होती रहेंगी और आप लोग तैयार रहिए। क्योंकि राजीव जी, जो विकास बताया गया था, विकास बहुत हो गया है, सड़कें बहुत बन गई हैं,
हाईवे बहुत बन गए हैं, पुल बहुत बन गए हैं। तो भाई बन तो गए हैं, लेकिन इनकी चलने की कोई गारंटी नहीं है, ये सब ऐसे ही गिरेंगे। तो ये अमित शाह जी ने बता दिया है कि भाई अगर हाईवे पर चलते समय हाईवे धंस जाए तो आप उस पर सरकार को मत कोसिएगा, चूंकि हाईवे तो धंसने के लिए ही बना है। हेलीकॉप्टर अगर गिर जाए तो आप सरकार को मत कोसिएगा, चूंकि हेलीकॉप्टर तो गिरने के लिए ही बना है। और अगर हवाई जहाज गिर जाए तो सरकार को मत कोसिएगा, हवाई जहाज तो गिरने के लिए बना है। तो ये हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर पर सरकार की तरफ से घोषणा कर दी है। तो आप इसको जनता इसी तरीके से दें। राजीव जी, इस सरकार में है ये कि गरीब तो मर रहा है, ट्रेनों में पिसकर उसे टिकट नहीं मिल रहा है, और मालूम पड़ता है गर्मी से जनरल कोच में मर जाता है, गर्मी से लू खाकर। और जिसके पास पैसा है तो हवाई जहाज में मर रहा है या हेलीकॉप्टर में मर रहा है। यानी चैन किसी को नहीं है, ना गरीब को ना अमीर को। तो जो समझते थे कि अमीर बड़े खुश हैं मोदी जी की उसमें, तो वो अमीर भी बन रहे हैं। अब जो लंदन जा रहा है राजीव जी, वो गरीब तो नहीं। मोदी जी ने हालांकि कहा था कि हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा करेंगे लोग। तो जो हवाई चप्पल वाला है वो तो राजीव जी जनरल बोगी में भी काम नहीं, चढ़ नहीं पा रहा है। तो उसकी जनरल बोगी में जो नहीं चढ़ पा रहा है वो तो चलिए ठीक है, ट्रेन में निपट जाएगा, उसका मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितने लोग निपट गए। लेकिन जो जिसका मालूम पड़ जाएगा निपट जाएगा, वो तो पैसे वाला भी है। तो ये अब एक तरीके से बता दिया गया है कि ये सरकार इसी तरीके से चलेगी और इसी तरीके से दुर्घटनाएं होती रहेंगी। सरकार की किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो है केवल सरकार में रहने की है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा घूमने की है और गृह मंत्री की यात्राएं करने की है और चुनाव जीतने की है। बस एक ही जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की, ये बता दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। अब प्रधानमंत्री का है साइप्रस, और साइप्रस जो गए उसका एक बड़ा निकल के आ रहा है संबंध। अमलेंदु जी, शायद अमलेंदु जी आपकी आवाज के साथ थोड़ी घरघराहट है। अगर पंखा चला रहे हो तो पंखा शायद चल रहा है या कुछ और है, थोड़ा सा जी उससे डिस्टर्ब हो रहा है। जी प्लीज। साइप्रस जो गए हमारे प्रधानमंत्री राजीव जी, उस साइप्रस का संबंध ईरान इजराइल युद्ध से भी आ गया है। और खबरें ये चली है राजीव जी इंटरनेशनल मीडिया में कि ईरान ने साइप्रस के जरिए संदेश भेजा है इजराइल को कि भाई बातचीत की जाए। अब इजराइल के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता है उनका साफ तौर पर बयान आ गया कि हमने किसी से कोई संदेश नहीं भेजा है और हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी राजीव जी 10 मिनट पहले उनका बयान आया है कि हमने किसी को संदेश नहीं भेजा और हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये इजराइल ये साइप्रस की यात्रा राजीव जी, आपने हाइफा पोर्ट का जो बताया, तो अब क्यों जरूरत पड़ रही है साइप्रस को बीच में डालने की? तो इजराइल ने नहीं डाला है, ये राजीव जी हमारे जो हाइफा पोर्ट के मालिक साहब हैं उन्होंने शायद कोई प्रयास किया होगा कि भाई इजराइल और ईरान के बीच कुछ समझौता हो जाए तो साइप्रस में कुछ मदद करे। तो आप समझिए राजीव जी किस तरीके से विदेश नीति हमारी जो है एक व्यक्ति के लिए घूम रही है, ये कड़ियां जो है वो जुड़ रही है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कड़ियां जुड़ रही हैं। इस पे चर्चा करेंगे हम इजराइल और नरेंद्र मोदी का। देखिए पहले से ये तय नहीं था, होगा अंदर खाने, लेकिन मुझे नहीं पता, आप लोगों को भी शायद नहीं पता था कि कनाडा के अलावा नरेंद्र मोदी साइप्रस और क्रोएशिया भी जा रहे हैं। 2 देशों की यात्रा, या इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी की कनाडा से इनविटेशन मिल जाए उसके बाद हम साइप्रस की बात यहां आगे बढ़ाएं, या इस ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, शुरुआत जिस संघर्ष की शुरुआत हुई है, जंग कह लें, जो भी कह लें, अभी जंग नाम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उसमें साइप्रस का क्या रोल है, जिसके बारे में अमलेंदु उपाध्याय जी यहां बता रहे थे। आगे भी हम चर्चा करेंगे। मगर हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तानी कितने सुरक्षित हैं? जब एक पुल गिर जाए, कभी भी कहीं विमान उड़ते ही गिर जाए, हेलीकॉप्टर से आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं वो गिर जाए, ट्रेन में आप जा रहे हैं, कवच में इतना पैसा लगाए ट्रेन की सुरक्षा के लिए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन मंत्री रेल मंत्री जो हैं वो रील बनाते रहे नजर आए, हमारे विमान मंत्री जो हैं वो रील बनाते नजर आए, तो आखिर चल क्या रहा है संजय जी इस देश में? आपने रेल मंत्री का कहा तो मैं सबसे रेल मंत्री याद आ गए उससे, तो मैं उसी से शुरू करता हूं। अभी रेल मंत्री को सुन रहा था और वो बता रहे थे कि मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जब ट्रेन चल रही होती है तो वो ऊपर से बिजली लेती है और जब ट्रेन रुकने लगती है तो वो बिजली नीचे से ऊपर जाती है। टेक्निकली ये होता नहीं है, हो नहीं सकता है एक, लेकिन इसका श्रेय वो मोदी जी को दे रहे थे। लेकिन उसका जो विज्ञान है वो बचपन में मेरे साइकिल में जो डायनेमो लगा था उसका है कि पहिए के साथ डायनेमो लगा दीजिए, और सभी लोगों ने चलाया होगा, हम सब लोगों ने बचपन में चलाया होगा, और वो रेल मंत्री है और शायद IAS भी थे, शायद जो भी हो, और उस पर वो समझा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो समझ नहीं रहे हैं,
वो समझा रहे हैं और लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि बता रहे थे कि मोदी जी ने ये व्यवस्था कर दी है, मोदी जी के शासन में ऐसा हुआ है कि ट्रेन चलते हुए वो ऊपर से बिजली लेती है और जब रुकती है तो नीचे से बिजली ऊपर जाने लगती है। ये बिल्कुल बकवास है, लेकिन अब मोदी जी का महिमा मंडन करना है तो इस ढंग से कर रहे हैं और मोदी जी इस ढंग से महान बनाए गए हैं और इस ढंग से वो सत्ता में हैं। और हम सब लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि देश दो आदमी चला रहा है। तो इतना बड़ा देश दो आदमी से तो चलने से रहा, तो जो होना है वो हो रहा है। और उसमें वो देश चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है। वो देश नहीं चला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और अगला चुनाव जीतने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें अडानी जी की सेवा उनसे पैसे लेने के लिए हो सकती है या उनके काम में भी हो, वो मैं नहीं जानता और वो समझना मुश्किल है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन मोदी जी और अमित शाह ये दो ही लोग देश चला रहे हैं, सब लोग देख रहा है। और इतना बड़ा देश दो आदमी से तो चलने से नहीं रहा, तो जो सारा संकट है वो इसी कारण है। लेकिन सोच, विचार और मान्यता ये है कि अगर अपना हो तो एक्ट ऑफ गॉड कह दो और दूसरे का हो तो एक्ट ऑफ फ्रॉड कह दो। तो यही चल रहा है और ये 2016 से चला आ रहा है। तो अगर ये सारी चीजें पब्लिक को नहीं समझ में आ रही हैं तो मोदी जी चुनाव जीतने में एक्सपर्ट हैं, अब ये साबित हो गया है। तो मोदी जी चुनाव जीतते जा रहे हैं और लोगों को पसंद है तो ठीक है, वो चलते जाएंगे। लेकिन काम वो जो कर रहे हैं और जो उनकी व्यवस्था है उसमें यह है कि अभी जयशंकर जी बता रहे थे कि वो पुल जो गिरा उसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, लेकिन देखने से नहीं लग रहा है कि उसमें खर्च हुआ है। तो सीधा सा है कि अगर खर्च हुआ है तो वो डबल गड़बड़ है और नहीं हुआ था तो एक और गड़बड़ है कि खर्च उसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया था। और मेंटेन करेगा तो देखने से जर्जर पुल लग रहा है, तो उसका जो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा था, वो पुल देखने से लगा। अब उसमें पैसे भी खर्च हो रहे थे तो वो डबल है। तो अगर मेंटेन ही नहीं हो रहा था तो उसको देर से देर किसी न किसी दिन गिरना ही था और गिर गया। लेकिन जो मेंटेन हुआ था वो भी तो गिर चुका है। मोदी में जो पुल गिरा था और जो मेंटेन किया गया था, जिसने ठेकेदार ने काम किया था और ठेकेदार को पैसे मिल गए थे, जिसे गिरफ्तार भी किया था, अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि वो सब जमानत पे और सब जमानत पे छूट गए। तो ऐसे देश चल रहा है और ऐसे काम हो रहा है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और जनता को कोई शिकायत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को कोई शिकायत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता की शिकायत अखबारों से दिखाई देती है, मीडिया में दिखाई देता है, तो वो अखबारों में ऐसा कुछ नहीं छप रहा है और सारा कुछ दो आदमी कर रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब जैसे पहले रेल दुर्घटना होती थी तो उसकी जांच रेल सुरक्षा आयुक्त करते थे। वो एक महकमा है, विभाग है, एक व्यवस्था है कि वो सुरक्षा के कारणों की जांच करेगा, वो उसका एक्सपर्ट है, वो बताएगा और उसको दूर करेगा। अब अमित शाह ने जब यही कह दिया कि दुर्घटनाएं होती रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो उन्होंने इंक्वायरी कराने के लिए होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी है। अब होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी एविएशन का मामला क्यों देखेगी और एविएशन सेक्रेटरी क्या करेगा? और एविएशन सेक्रेटरी है किस लिए, उसको तनख्वाह वेतन किस लिए मिल रहा है जी? तो हो। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन हो गए दुर्घटना के, इतनी सारी खबरें छपी, लोग अभी एविएशन मिनिस्टर का फोटो नहीं, एविएशन मिनिस्टर को पहचानते नहीं, एविएशन मिनिस्टर का नाम नहीं जानते। और अभी भी किसी अखबार में, आज भी किसी अखबार में एविएशन मिनिस्टर का फोटो नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें वो ठीक से पहचाने जा सके। इंडियन एक्सप्रेस में जो फोटो छपी है वो ऐसे ही जैसे उनको पेशी के लिए बुलाया गया है। और मुझे सबसे सही जी, ऐसे भी मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो कई लोगों को तो मैं खुद ही उनका नाम नहीं जानता हूं। सिर्फ तो मोदी, सिर्फ मोदी और मोदी कैबिनेट मीन्स मोदी, ये मोदी मीन्स कैबिनेट। तो फिर सरकार, आज मैं अखबारों में ढूंढ रहा था कि एविएशन मिनिस्टर इसको क्यों नहीं देख रहे हैं और अमित शाह क्यों बयान दे रहे हैं। तो पता चला कि एविएशन मिनिस्टर दो, एक कैबिनेट और एक स्टेट। तो कैबिनेट वाले जो हैं वो टीडीपी के हैं, बड़े दूसरे सहयोगी पार्टी के किसी के हैं, और जो जूनियर मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के हैं। तो टेक्निकली वहां काम करने, करवाने और जिम्मेदारी देने में भी दिक्कत है। तो उसी का नतीजा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई है, जो अमित शाह कह चुके हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है और जिससे कुछ होगा नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको लीड करेंगे होम सेक्रेटरी। क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर एविएशन डिपार्टमेंट किस लिए, मंत्रालय किस लिए, और एविएशन सेक्रेटरी क्या करेंगे जब होम सेक्रेटरी करेंगे? और ये पहले भी हो चुका है।
अगर जनता की शिकायत थी, अगर गलत था तो जनता की शिकायत थी, विरोध था तो उसका विरोध रेल मंत्रालय के समय नहीं हुआ। और सीबीआई की इंक्वायरी में निकल के क्या आया, वो भी बात है। तो सीबीआई की इंक्वायरी में उनको लग रहा था कि साजिश है, साजिश के कारण दुर्घटना हुई, वो पता नहीं चला। बंगाल में डॉक्टर का मर्डर हुआ तो बंगाल पुलिस ने जो कहा उसी दिन कहा, उसकी जांच सीबीआई से इंक्वायरी करवा के 6 महीने बाद वही रिपोर्ट आई। तो आप कोई देख नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, आपको वही करना है जो आप करना चाहते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और ऐसे ही देश चल रहा है। और जी, पूरा बिल्कुल। देश ऐसे ही चल रहा है, बीजेपी वाले राज्य ज्यादा। तो जी जी अगर अपना आदमी काम नहीं करेगा और उससे काम नहीं करवाया जाएगा तो 2 आदमी की सीमा है। और वो चुनाव जीत सकता है, वो जीत रहा है, बाकी सब जो होना है जैसे होना है। अब हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, लेकिन लोग जाते क्यों हैं? लोग जाते इसलिए हैं कि उनको मोक्ष मिलता है, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते कि चलो ठीक है, दर्शन हो जाएगा तो पुण्य लाभ मिलेगा, और अगर मर गए तो मोक्ष ही मिलेगा। अगर ये मान्यता है और लोग जा रहे हैं, नहीं, हेलीकॉप्टर तो से क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। वो दोष उन्हीं का है, दोष उन्हीं का। पैदल अगर आप असमर्थ हैं नहीं जा सकते। लेकिन आपको एक जानकारी तो और दे दूं, अभी की जानकारी, केदारनाथ की जो यात्रा कर रहे लोग हैं और जो रूट है केदारनाथ जाने का, उस रूट पे अभी थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन जिसको कहते हैं। बारिश हो रही है पहाड़ों पे, आप जानते हैं, और एक यात्री की मौत हुई है और 2 उसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये अभी की खबर बता रहा हूँ। तो चलिए, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी जैसा माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि देश तो सुरक्षित हाथों में है, देश अच्छे से चल रहा है। चुनाव की बारी आएगी, अभी बिहार का चुनाव है, उस पर भी हम लोग खूब बात करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने की कुछ पैंतरे होंगे, वो सब कुछ सारे फॉर्मूले शायद फिट हो गए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच प्रेम कुमार जी, आपके पास जरा आना चाहता हूं। क्या प्रेम कुमार जी, इन सब के बीच ईरान और इजराइल का जो मामला चल रहा है, इससे भारत पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए राजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फिर ताज़ा तरीन जो ट्वीट हुआ है वो ये है कि मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, मेक द मेगा बोल सकते हैं, मेक द मेगा, एक नया नारा आया है। और उसका लब्बो-लुआब ये है कि जो शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवा कर की, और जिसका जिक्र इस ताज़ा ट्वीट में भी है कि जैसे हमने भारत पाकिस्तान को रोका, वैसे वो ईरान और इजराइल को भी रोकने की बात कर रहे हैं। जबकि ये दुनिया ने देखा है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी ईरान को, और उसके अगले ही दिन इजराइल जो है ईरान पर चढ़ बैठा और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन लड़ाई शुरू करा करके शांति दूत बनने का ये जो प्रयास है, इस ट्वीट में उन्होंने और भी कहा है, इथियोपिया और मिस्र की लड़ाई का भी जिक्र किया है, जिस बारे में कभी उन्होंने प्रयास किया था कथित तौर पर, जिसको बाइडन ने डीरेल कर दिया और अब वो फिर से उसको ठीक करने वाले, इसका भी जिक्र है, और भी एक आध विवाद का जिक्र है। और सब जगह वो कह रहे हैं कि हम शांति दूत हैं। तो भारत पर असर से जुड़ा हुआ जो आप जुड़ा हुआ सवाल कहते हैं, वो तो आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में कि ये युद्ध भी क्या वैसे ही एक नोबेल प्राइज जीतने की हसरत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्मित युद्ध था क्या? ये भी सोचने की घड़ी आप पड़ी। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में दिख रहा है और शांति दूत बनकर आ रहे हैं और बार बार भारत पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, और दोनों ही भारत और पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं वो खामोश हैं, चुप हैं और वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो वो सवाल फिर से आ रहा है कि एक जो अमेरिका की सनक है उसको पूरा करने के लिए क्या हम जैसे देश मजबूर हो गए हैं, मजबूर किए जा रहे हैं? ये भी एक प्रश्न है। आप किसी को लग सकता है कि अतिशयोक्ति है, लेकिन पैटर्न देखिए तो ये अतिशयोक्ति नहीं लगेगा जैसे सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होनी तय की जा रही है। ये एक बात है। इसके अलावा आप अभी देखिए, हम लोग पुल की भी चर्चा कर रहे थे। पुल में जो हादसा हुआ है, पुल गिरने का, उस पर अमित शाह जी का तुरंत ट्वीट आया है, कुछ मिनट भर पहले आया है। उसमें उन्होंने भाई दुख तो जताया, वो सारी बातें कही, लेकिन इस बात पर
जोर है कि एनडीआरएफ की टीम बहुत जो आसपास की थी बहुत तेजी से पहुंच गई और बहुत लोगों का बचाव किया गया। यानी ये यहाँ पर भी क्रेडिट ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हादसा हुआ उसमें हम बचाव ज्यादा तत्परता से कर रहे हैं। ये क्विकली जो वर्ड है ना, बड़ा वेग है कि किसी समय में कितने समय को में एनडीआरएफ पहुंचे तो उसको क्विकली बोलते हैं, लेकिन ये जो है हर आपदा में अवसर खोजना, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना आपदा की, और उसको ये बताना कि ये तो होता ही रहता है, उस सीरीज का ही एक पार्ट है, उसके दर्शन हो रहे हैं इस ट्वीट में। और राजनीतिक कार्यक्रम तो इनके रुकते नहीं है, वो बादस्तूर जारी रहते हैं, वो चुनाव जीतने का शगल उनका उस रूप में जारी रहता है। तो ऐसा लगता है कि चुनाव जीतना ही इनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें, आप जो महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं वो यही है कि जो आपदाएं हो रही, हम सब असुरक्षित हैं। प्लेन पर चढ़े तो असुरक्षित, ट्रेन में चढ़े तो असुरक्षित, सड़क पर चढ़े तो असुरक्षित, कहीं पर्यटन में जाए तो कहीं आतंकी हमला हो जाए या फिर दुर्घटना हो जाए, हेलीकॉप्टर गिर जाए, सब असुरक्षित हैं। देखिए, दुर्घटना में जो लापरवाही है वो एक तो पहलू है, अकाउंटेबिलिटी वगैरह, जिसकी हमने पिछले दौर में चर्चा की और अभी बात हुई। दूसरी है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कि पटना में बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना हुई, वो तो प्राकृतिक नहीं था ना, वो तो आपराधिक था। तो आपराधिक घटना घटने के बाद भी उस बच्ची को उपचार देने में हम क्यों विफल रहते? अस्पताल क्यों नहीं रेस्पॉन्ड करता? उसको अस्पताल पहुंचाने वाले क्यों नहीं रेस्पॉन्ड करते? पुलिस क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? यानी वहां भी हम फेल्योर, हम सब कुछ होने देने के लिए छोड़ देते हैं। भाई भगवान भरोसे ही है, वहीं पर आ जाते हैं। वो घटना घट जाए तो वो आपदा थी, अगर पुलिस प्रशासन सब फेल है तो वो हमारी किस्मत थी, बच गए तो हमारी किस्मत, मर गए तो हमारी किस्मत, सब कुछ किस्मत भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अमलेंदु जी, आपको भी यही लगता है कि आपदा में अवसर और भगवान भरोसे छोड़कर चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता? जी बिल्कुल राजीव जी, चूंकि आपदाएं पैदा की जाती हैं उनमें अवसर निकाले जाते हैं, और यह सूत्र वाक्य है प्रधानमंत्री का ही दिया हुआ है। असल में राजीव जी, गणित में बहुत सारे सूत्र होते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि ये सूत्र जो है किसी वैज्ञानिक ने दिया था। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, बड़े गणितज्ञ जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सूत्र दिया है आपदा में अवसर का, और ये कोरोना के समय उन्होंने दिया था। तो आपदाएं पैदा की जाती हैं, फिर उनमें अवसर तलाशे जाते हैं और अवसर ढूंढे जाते हैं। तो आपदाएं, जब तक नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये साफ है कि आपदाएं होती रहेंगी, आपदाएं निर्मित की जाती रहेंगी, और आपदाओं में अवसर ढूंढे जाते रहेंगे और वोट बटोरे जाते रहेंगे। ये साफ तौर पर कह दिया गया। जैसे प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि उस पर पुल पे जो है आ गया है, मिश्रा जी का ट्वीट किया, एनडीआरएफ की टीम जो है बहुत तत्परता के साथ पहुंची, लेकिन ये ट्वीट क्यों नहीं आया कि भाई उसमें जांच जो है वो होगी कड़बड़ी की, वो ये भी तो बताया जाए। अब जो बताया गया है कि सबको अहमदाबाद का जो हवाई जहाज गिरा उसमें जांच होगी, लेकिन वो जांच कौन करेगा इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि वो जांच अकेले भारत के मामले में नहीं होनी है, उसमें विदेशी नागरिक भी शामिल है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होगी। तो यानी राजीव जी, पहले भारत जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, और एक तरह से कहा जाए कि मोदी जी की सरकार जो है, मोदी जी का एविएशन मंत्रालय जो है, उस जांच में उसको जो ठीक ठाक करना है वो कर लेगा, तब भी बाकी लोगों को जांच करना है वो कर दो जी। पहले तो जांच हो ही जाएगी मोदी जी की तरफ से। तो ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो ये राजीव जी, एक तरीके से कहा जाए, जो आपदाओं में आपदाएं निर्मित की जा रही हैं और आपदाओं में फिर अवसर तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अवसरों की बहुत तलाश राजीव जी कम है, अवसर कम होते जा रहे हैं लगातार। जनता सवाल पूछ रही है, तो जनता जब सवाल पूछती है तो अवसर कम हो जाते हैं, तो अवसर पैदा करने, तो अवसर कैसे पैदा किए जाए? तो आपदाएं होंगी तो अवसर निकलेंगे। तो ये सूत्र वाक्य भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती है राजीव जी, दिखाई पड़ती है, आपदाओं में अवसर इस तरीके से तलाशे जाते हैं। जी जी जी, संजय जी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा हिंदुस्तान से बाहर ईरान और इजराइल की तरफ अगर चलें, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच अगर युद्ध तेज गति से बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, जंग उस हिसाब से छिड़ जाती है, तो कितना असर भारत के ऊपर पड़ सकता है? इजराइल के साथ दोस्ती है, एक नई दोस्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ईरान हमारा पुराना दोस्त रहा है, हमारे देश और ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर रहे हैं,
हाँ, ये इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान से हमारी दूरी, अब जो दूरियां दिखाई दे रही हैं, उसका कितना असर हो सकता है व्यापक तौर पर, वैश्विक तौर पर? युद्ध तो नुकसानदेह है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो विदेश नीति है वो तो स्वार्थ वाली है, और वो तो पेगासस के लिए दोस्ती की गई। पेगासस मतलब सिर्फ पेगासस नहीं, बहुत सारी युद्ध सामग्री वगैरह वगैरह, तो आपने उसके लिए दोस्ती की। अगर आप युद्ध सामग्री खरीदने में विश्वास रखते हैं और युद्ध में विश्वास रखते हैं तो जाहिर है फिर युद्ध होगा। आप वसुधैव कुटुंबकम कह करके अडानी पे जवाब देने से तो बचते हैं, लेकिन आप युद्ध में विश्वास करते हैं, आप हथियार खरीदते हैं, आपका युद्ध का बजट बढ़ रहा है और शिक्षा नीति पे आप खर्च नहीं कर रहे। तो जब ये नीति ही ऐसी है तो उसमें, और जो विदेश नीति का हाल है, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ सोच समझ के प्लान्ड वे में तो कुछ हो नहीं रहा है। जो हो रहा है तात्कालिक लाभ के लिए या तात्कालिक बचाव के लिए। कनाडा से जब आपको झगड़ा करना था या हो गया तो आपने कर लिया, आप उसको संभाल नहीं पाए, नुकसान तो उसका देश की जनता को हुआ। फिर आपको जब जरूरत पड़ी तो फिर आप चले गए, आपको नहीं बुलाया गया तो आपके प्रचार तंत्र ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं बुलाया तो क्या हो गया, और जब आपको बुला दिया गया तो बुलाता कैसे नहीं। ये तो इस तरह का प्रचार तंत्र और इस तरह से काम कर रहे हैं, तो सारा मामला तो इनका स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाला है। तो अगर भारत की नीति खराब है तो उसका नुकसान तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाकी लोग समझे या ना समझे, दुनिया ये समझ रही है कि मोदी जी की कार्यशैली क्या है। मोदी जी की कार्यशैली यह है कि हथियार करो, खरीदो, पैसे बचाओ, पैसे कमाओ, या किसी को खुश करो, जो भी हो, दोनों तरफ से। और अगर सिर्फ स्वार्थ में ये सब किया जा रहा है और आप युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं तो युद्ध लड़ नहीं सकते या युद्ध कर नहीं सकते, वो भी हमने देख लिया कि अमेरिका के जरा से कहने पे आपने इतना ड्रामा किया, इतना दिखावा किया और जरा सा में आपने बंद कर दिया। तो आप कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ करने का दिखावा कर रहे हैं और सब कुछ का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आतंकवादी घटना पुलवामा वाला कम नहीं था, तो पुलवामा वाले में आपने कुछ नहीं किया और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और आप चले आए पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर चलाने। तो और पुलवामा में जो लाभ उठाना था, घुस कर मारूंगा, वो सब किया ही, उसका लाभ हुआ ही, और उससे पहली बार के वोटर से फायदा मिला और ये सब किया ही, तो पूरा फायदा उठाया। तो आपदा में अवसर और उसके लिए आपदा क्रिएट करना, मुझे लगता है मिलिंद जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि पहले आपदा क्रिएट की जाती है और उसमें विदेश नीति, युद्ध करना करवाना, और मोदी जी ने कह दिया तो युद्ध रुक गया, वो सब प्रचार। तो पूरा मामला इनका प्रचार तंत्र पे है, और ये समझ रहे हैं या समझ क्या रहे हैं, हो भी रहा है कि जो ये चाहते हैं वैसा प्रचार कर लेते हैं, और वही चाहते हैं जिससे इनका और इनके लोगों का फायदा हो। अभी तक वही कर रहे हैं, उसमें देश के नागरिक, देश की सुविधा वो कहीं नहीं है। सिर्फ पार्टी और पार्टी के लोग या पार्टी के समर्थक, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उसमें देश कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि दुनिया ये बात समझ रही है, और कम से कम ट्रंप तो बढ़िया से समझ रहे हैं, और शायद वही इनको संभाल पाएंगे और या इनको कंट्रोल कर पाएंगे। भले हम लोगों को जो अभी जो उन्होंने किया वो बुरा लगा, लेकिन मोदी जी के लिए वो बहुत सामान्य है। मोदी जी या उनकी पार्टी के लिए किसी को उस पर कोई दिक्कत नहीं है कि अचानक इन्होंने इतना हंगामा करके युद्ध शुरू किया, तो अचानक बंद क्यों कर दिया। पहले तो युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, और जब जरूरत थी तो उसको बाकायदा तैयारी करके करनी चाहिए थी। पहले पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करना चाहिए था, तब करना चाहिए था। लेकिन चलिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी पूरा देश उनके साथ था, और उसके बाद उन्होंने अचानक बंद कर दिया। तो प्लान करके ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। या जो प्लानिंग है वो सिर्फ इलेक्शन में फायदा या आपदा में अवसर वाला ही है कि चलो एक आतंकवादी हरकत हो गई, अब हम इस पे ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे बड़ा से बड़ा हो और उसे ज्यादा से ज्यादा वोट आए, उसकी व्यवस्था उन्होंने कर ली। और उसमें सबसे आसान था कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो जाए, तो काम भी हो गया और ये भी हो गया। बिहार में वोट लेना है तो जम्मू में जो नुकसान हुआ उसकी चिंता नहीं है। जम्मू में जब चुनाव होगा तो जम्मू की बात कर लेंगे, जम्मू के सोच लेंगे। और लोग और मीडिया वैसे ही है, जो उनका वैसे ही साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जैसे भी कहिए। अब जैसे अभी अपने राहुल देव ने नेहा सिंह राठौर पे लिख दिया कि क्यों बोल रही हो। अब विरोध करने का समय होता है, आपने देखा होगा, पता ही होगा, बहुत चर्चा में है। तो ये तो हालत है कि अब राहुल देव जैसे लोगों को ये कहने की क्या जरूरत थी कि नेहा तुम अभी क्यों पूछ रही, पागल हो गई हो क्या, ये उन्होंने लिखा है। तो नेहा ने अगर कुछ गलत ही कर दिया, तो नेहा छोटी लोक गायिका है, उसने अगर गलत ही कर दिया तो राहुल देव को परेशान होने की क्या जरूरत थी, और हो रहा है।
सबके विचार हैं संजय जी, सबके विचार हैं और अपने विचार रख रहे हैं सब लोग। अब इस देश में चल यही रहा है और अच्छा है, वैचारिक भिन्नताएं होने के बाद भी कम से कम दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जयशंकर जी, आपके पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, ईरान बहुत अच्छी तरह से आपने देखा है, घूमा है, जाना है, और लेकिन आज की तारीख में ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है उसका कितना असर भारत पर होते हुए आप देख रहे हैं? क्या ईरान इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या है? क्या इजराइल ईरान में सरकार बदलवाना चाहता है या कुछ और है? क्या है, जरा बताइए। नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका ही है जी। देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी चाहे आज खोखली हो रही हो, चाहे जो भी हो रही हो, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण इजरायलियों का हो चुका है। जितने उनकी वित्तीय संस्थान है, जो भी है, उसमें इजराइल का ही बड़ा भारी है। और इजराइल के जरिए देखिए, शुरू से ही गल्फ कंट्रीज अमेरिका के निशाने पर रहा है, मिडिल ईस्ट निशाने पर रहा है। चाहे आप कुवैत इराक युद्ध देख लीजिए, इराक को जिस तरह से तबाह किया कि उनके तेल ऊर्जा जो है, तेल का जो भंडार है, उस पर कब्जा कैसे हो जाए, हमारा हो जाए, हमारे लोगों का हो जाए, ये अमेरिका की शुरू से ही कोशिश रही है। इराक कुवैत की बात कही मैंने, लीबिया पे जिस तरह से कर्नल गद्दाफी का अंत करवा करके वहाँ पे अपने लोगों को बिठाया, अभी सीरिया में जिस तरह से किया है। तो जो तेल के भंडार वाले देश हैं, जहाँ तेल उत्पादन होता है, उन पर किसी तरह से या तो तेल के कुएं बर्बाद हो जाए या वहाँ हमारे पसंद की सरकारें बन जाए, ये एक अमेरिका की एक चाहत रही है। ईरान के लिए क्या है कि जब से वो परमाणु संपन्न देश बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है, तब से अमेरिका की आंख में वो चुभता रहा है। हम जब गए थे ईरान, तो काफ़ी हम लोगों ने घूमा था ईरान को, काफ़ी करीब से देखा समझा था। एक तो जब वहाँ शाह रजा पहलवी का शासन था, तो उस समय अमेरिका का उनको सपोर्ट था। और उस समय शाह रजा पहलवी के शासन के खिलाफ जो इस्लामी क्रांति हुई थी, तो वो इस्लामी क्रांति कभी भी अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। और उसी तरह का हैट्रेड जैसा अमेरिका में ईरान के लिए है, उसी तरह से ईरान के लोगों में अमेरिका के लिए है। और वो लोग कितने प्रतिबंध लगाए, मतलब आर्थिक प्रतिबंध क्या क्या नहीं लगाया, उसके बावजूद ईरान के लोग तनकर खड़े रहे, झुके नहीं। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत को जब बहुत मुसीबत का समय था, तब ईरान ने सपोर्ट किया, समर्थन दिया था। तेल हमारे रुपए के हिसाब से भुगतान लेना स्वीकार किया था। चाबहार जो योजना बन रही थी, उसमें भी वो हमारे सहयोगी की भूमिका में था। और जब भी कभी इस तरह के ऐतिहासिक मौके आए, तो हमारे पक्ष में ही रहा, कभी हमारे खिलाफ खुल करके खड़ा ईरान नहीं हुआ। अब भारत की मुश्किल क्या हो गई है कि हमारे पास चूंकि कोई विदेश नीति आज है नहीं जी। और जो भोजपुरी में हमारी तरफ कहते हैं या बिहार में, यूपी में कहते हैं लोग कि पुत्रो नीक और भतरो नीक, मतलब बेटा भी ठीक है और पति भी ठीक है, हम दोनों में से किसको चुने? तो नेतन्याहू से दोस्ती भी ठीक है और ईरान से के संबंध को भी ठीक है। मतलब सारा जिस तरह से हो रहा है। और जो साइप्रस गए हमारे प्रधानमंत्री जी, तो अडानी का क्या कनेक्शन है वहाँ, क्या नहीं है, वो सब तो ठीक है, आप लोगों ने बताया ही बताया। एक बड़ा कारण ये भी है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगांव पे जो अटैक हुआ, दुनिया का कोई भी देश हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ हमारे पक्ष में। यहाँ तक कि रूस जो हर संकट की घड़ी में हमारा साथ देता था, रूस भी कन्नी काट के चुप रह गया जी। क्योंकि आप कभी रूस को भी गाल छूते हैं, कभी पुतिन जी को सलाहते हैं, तो कभी ट्रंप हमारा दोस्त है, सबसे बड़ा दोस्त है, ये जाकर के बोलना शुरू करते हैं। तो आपकी जो नीति है उसका ये दिन था। तुर्की जो आज तुर्की के नाम से जाना जाता है, तुर्की खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ। तो हमको लग रहा है कि तुर्की के खिलाफ यहाँ प्रतिबंध और क्या क्या सब लगाने की कोशिश की, घोषणाएं की गई। तुर्की और साइप्रस में काफी अनबन चलती है जी। साइप्रस का एक बड़ा हिस्सा तुर्की ने कब्जा कर लिया था, उसको लेकर के काफी विवाद चलता रहा है। तो प्रधानमंत्री हो सकता है कि मोदी जी साइप्रस जाकर के मैसेज देना चाहते होंगे तुर्की को कि देखो ठीक है, तुमने हमारे खिलाफ किया तो हम साइप्रस का साथ लेंगे, साइप्रस हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालांकि अभी तक तो कोई बात नहीं हुई, ये बात क्या बढ़ेगी क्या होगा उसका फलाफल देखने को मिलेगा। लेकिन सच बात यही है, देखिए एक जमाना था जब दुनिया बाइपोलर होती थी, एक तरफ सोवियत ब्लॉक होता था, दूसरी तरफ नाटो के देश, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देश होते थे। उस समय नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने थर्ड
कंट्रीज का, जो गुटनिरपेक्ष देशों का एक बड़ा भारी चंक तैयार किया था। दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश, जो छोटे छोटे देश थे, उसमें कुछ बड़े देश भी थे, उनको तैयार करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था और तब एक ताकत के रूप में उभरा था पूरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उस सबको ध्वस्त कर दिया आपने, चूंकि आपकी अपनी नीति नहीं है कोई। कभी आप अमेरिका को खुश करने चले जाते हैं, कभी शी जिनपिंग को झूला झूला करके सोचते हैं कि साहब वो हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, जबकि वो हर बार उंगली करते रहता है। मतलब आपको आज जो डोकलाम हुआ या उसके पहले गलवान घाटी का मामला हुआ, वो सब तो ठीक है। उसके पहले भी आपको याद होगा राजीव जी कि जब भी यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर का मामला आता था, उसको आतंकवादी घोषित करने की बात होती थी, चीन उस पर वीटो लगाता था जी। और ये बात मैं जब चाइना गया था, तो चीन में मैंने कहा था कि भाई आप लोग बार बार मसूद अजहर पर वीटो लगा देते हैं जब भारत चाहता उसको आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, और आप उस पर वीटो लगाते हैं। नतीजा होता है कि आपकी जो फुलझड़ियां बेचते हैं हमारे हिंदुस्तान में छोटे व्यापारी, उन पर डंडे पड़ जाते हैं, उनकी लूटपाट शुरू हो जाती है। लेकिन आप और भारत सरकार मिलकर के आपस में धंधे करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा आपका हजारों करोड़ लाखों करोड़ में चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम कहीं ना कहीं हमारी कोई नीति बन नहीं पा रही है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब इसमें इनको तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे या इजराइल के। अगर इस तरह के मामले में देखा जाए तो सीधा सीधा इजराइल दोषी है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया जी। चाहे उसका भाई तुम कौन हो, तुम दादा हो, सही बात हमारे मित्रों ने कहा, तुम दादा हो, पंचायत का ठेका तुमको मिला है, तुम सरपंच हो, क्या हो भाई? तुम कौन तय करने वाले होते हो कि अमेरिका ईरान के पास परमाणु ठिकाने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, परमाणु भंडार उसका बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम अमेरिका से क्यों नहीं कहते हो कि ट्रम्प भाई खत्म कर दो अपने भी, सभी दुनिया के लोग जो परमाणु संपन्न देश हैं वो सब लोग अपना अपना खत्म कर दें, नष्ट कर दें, बात ही खत्म हो जाए, सब एक दूसरे को ध्वंस दिखाना चाहते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में आज हमारी भारत की विदेश नीति जो है वो स्टेक पे आ गई है, कसौटी पे आ गई है कि हमको क्या करना है जी। ईरान का पक्ष लेना है, इजराइल का पक्ष लेना है, या बैठ करके तमाशा देखते रहना है। और तमाशा देखते रहेंगे तो कल फिर कोई, अगर आपके यहाँ कोई ऐसी घटना होगी तो सारे देश तमाशा ही नहीं देखेंगे बल्कि उसका साथ देंगे जिसने उनका साथ दिया है। जी बिल्कुल मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 7:11, अभी 7:59 हो रहा है, लगभग 8 बजने को है, मतलब अभी से लगभग 40-50 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, ये देखिए ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं, लिख रहे हैं कि ईरान एंड इजराइल शुड मेक अ डील एंड विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक। अंडरलाइन से सिर्फ पढ़ रहा हूं कि वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, डील करवा के, ट्रेड करवा के, वैसे ही इजराइल और ईरान भी करेंगे। लास्ट में है वी विल हैव पीस सून बिटवीन इजराइल एंड ईरान. Many calls and meetings now taking place. I do a lot and never get credit for anything, but that's okay. The people understand. Make the Middle East great again. ये कह रहे हैं, पूरा लंबा चौड़ा जो ट्वीट है इसमें डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप का ये साफ साफ यहाँ से यही कि हम जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करेंगे। अब कई कॉल और मीटिंग्स हो रही हैं और ईरान और इजराइल को एक डील करनी चाहिए और वो एक डील करेंगे, और ठीक उसी तरह जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच डील करवाकर शांति वार्ता करवाई, युद्ध रुकवाया। ये बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और इसके बाद आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड साहब ने कह दिया, चौधरी जी ने कह दिया है, तो बात पक्की है। अब ईरान और इजराइल क्या करेंगे, वो भारत और पाकिस्तान की तरह रुक जाएंगे, या क्योंकि इजराइल का साथ देता हुआ अमेरिका दिखाई देता है, लेकिन ईरान क्या करेगा, क्या रुक जाएगा, ये देखना होगा। आज की रात, कल की रात या दिन लगातार चल रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन आज अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों साथियों का, और बहुत महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा हम लोग इस पे बात कर रहे थे, और जिसमें सबसे बड़ी बात कि इजराइल ईरान तो उधर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर